आज के न्यूज़पेपर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ रखा है, दैट इज राजनीति के अपराधीकरण से खतरे में पड़ता लोकतंत्र। और इसको राम बाबू सिंह ठाकुर बनाम सुनील अरोड़ा एवं अन्य के केस के संदर्भ में बताया गया है कि किस तरीके से हमारी राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, इसको रोकने के लिए कौन कौन से प्रयास आपको सुप्रीम कोर्ट कर रहा है और क्या किया जा सकता है जिसके आधार पर राजनीति में अच्छे शुचितापूर्ण नेता आए और जितने भ्रष्ट नेता हैं या जितने अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको हम आप कैसे राजनीति से दूर कर सकें। चुनाव सुधारों को लेकर के कुछ समितियां हैं जो हमको आपको जानना चाहिए, जैसे कि तारकुंडे समिति है जिसका गठन जयप्रकाश नारायण ने किया था और ये 1974 की आपको समिति है। इसके अतिरिक्त चुनाव सुधार के लिए दिनेश गोस्वामी समिति है जो 1990 की है। एग्जैक्टली इसी पृष्ठभूमि के ऊपर अपराध और राजनीति के बीच का जो साठगांठ होता है उसकी जांच करने के लिए वोहरा समिति है जो 1993 की है। और चुनावी सुधारों के लिए आपको वेंकटचलैया राष्ट्रीय आयोग है 2000 से लेकर के 2002 का। सेकंड एआरसी भी बहुत सारी बातें बताता है वीरप्पा मोइली के नेतृत्व में कि क्या किया जाए जिससे शासन में नैतिकता है और अच्छी साफ सुथरी छवि वाले नेता आपको राजनीति में आ सकें। तो इस आर्टिकल को आइए देखते हैं, ये किस हिसाब से आपको आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, कहां पे इसके बातों को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, सामान्य अध्ययन जो जीएस पेपर 2 है उसमें विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण हमको आपको पढ़ना है। और चूंकि राम बाबू सिंह ठाकुर बनाम सुनील अरोड़ा के इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरफ से कुछ कुछ आइडियाज को, कुछ कुछ गाइडलाइंस को प्रोवाइड कराया है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल पार्टीज को किस हद तक कंट्रोल करे, बिकॉज आर्टिकल 50 कहता है कि देयर शुड बी एम्पल डिफरेंस बिटवीन योर जुडिशरी एंड एक्सिक्यूटिव। न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच आपको एक सीधा और स्वस्थ सा रिश्ता होना चाहिए और दोनों में से कोई अनावश्यक तौर से एक दूसरे के कामों में इंटरफेयर नहीं करे। हाउएवर, जब राजनीति का इतने बड़े पैमाने पर अपराधीकरण हो रहा हो तो न्यायालय भी चुप नहीं रह सकता है और इसीलिए एक लैंडमार्क जजमेंट में बहुत सारी बातों को बताया है जिनको हम लोग आगे देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपको जीएस पेपर 2 का ही जो 15वां मॉड्यूल है उसमें बताया गया है पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, इसके हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। और 7वें में आपको जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है 1951, तो उसके हिसाब से भी आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त जीएस पेपर 4 में भी इसी से मिलती जुलती पृष्ठभूमि से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि शासन व्यवस्था में ईमानदारी और भ्रष्टाचार की चुनौतियां वहां पर हमको आपको देखनी है। तो आइए देखते हैं कि क्या इस आर्टिकल में बताया गया है और कैसे इसके आधार पर आप एक बड़ा अच्छा सा आंसर लिख सकते हैं अपने किसी भी मेंस एग्जाम में। तो हमारा टॉपिक है राजनीति के अपराधीकरण से खतरे में पड़ता लोकतंत्र और क्यों योग्य प्रत्याशियों को ही चुनावी टिकट दिए जाने की जरूरत है और ये कैसे इंश्योर किया जाए कि योग्य प्रत्याशियों को ही आपको चुनावी टिकट मिले। राजनीति दलों में जो राजनीतिक दल हैं उनमें अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के निरंतर बढ़ने का मामला हाल के दिनों में भारतीय राजनीति के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है और राम बाबू सिंह ठाकुर बनाम सुनील अरोड़ा एवं अन्य 2021 मामले में राजनीति में बढ़ते हुए अपराधीकरण पर चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बतलाया है। आपराधिक छवि वाले प्रत्याशियों की पूरी जानकारी नहीं दिए जाने के कारण बहुत सारे दलों के ऊपर जुर्माना भी लगाया गया है कि कोई आपके पास हार्डकोर क्रिमिनल है और ओनली फॉर द रीजन कि आपको एक चुनाव जीतना है, आप उसको अगर टिकट दे रहे हैं तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा पाता है या हाई कोर्ट ऐसा पाते हैं कि एक उपयुक्त व्यक्ति का चुनाव नहीं किया गया और एक आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी को टिकट दिया गया है, तो इसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपको राजनीतिक दलों को भी उठानी होगी। एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि समय समय पर कई दलों पर जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अतिरिक्त चुनावी प्रक्रिया का नियंत्रण करने वाला भारत में निर्वाचन आयोग है। ऐसे में न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देशित किया है कि एक मोबाइल ऐप बनाया जाए और दागी या आपराधिक छवि वाले प्रत्याशियों की पूरी सूची उपलब्ध कराई जाए। इसके अतिरिक्त सांसदों और विधायकों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ भी बनाई जा सकती है।
अगर कहीं पे अलग से हम लोग कोर्ट वगैरह कंस्टिट्यूट कर दें जिसमें केवल आपको सांसद और विधायकों से संबंधित मामलों की सुनवाई हो, उनका स्पीडी ट्रायल हो, तो बहुत जल्दी मामले का आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और उसके आधार पर भी हमको आपको पता चलेगा कि ये सांसद बेटर है या नहीं बेटर है। इस देश में जो न्याय प्रक्रिया की सुस्त रफ्तार है उसका फायदा कहीं ना कहीं आपको अपराधी प्रवृत्ति के नेता उठा ले जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और सालों साल मुकदमे इनके चलते रहते हैं, चाहे वो हत्या बलात्कार जैसे जघन्य अपराध ही क्यों ना हो। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि स्पीडी इनके लिए कोर्ट वगैरह बनाइए और जिसमें इनका स्पीडी ट्रायल वगैरह। इसके अतिरिक्त पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ मामले में भी राजनीति के अपराधीकरण और अपराधियों के राजनीतिकरण पर रोक लगाने के लिए विस्तृत निर्देश आपको न्यायालय ने दिए हैं। एक बार उन निर्देशों को जानते हैं, बिकॉज आपसे हो सकता है एग्जाम में सजेशंस मांग लिए जाएं कि क्या किया जाना चाहिए कि राजनीति का अपराधीकरण ना हो, तो उसमें आपको ये निर्देश काफी काम आ सकते हैं। पहली चीज तो ये कि प्रत्येक प्रत्याशी अपने व्यक्तिगत तौर पर निर्वाचन आयोग द्वारा जारी जो प्रपत्र होता है उसमें जानकारी उपलब्ध कराए कि उसके खिलाफ कौन कौन से लंबित मामले चल रहे हैं, कौन कौन से आपराधिक लंबित मामले हैं। इसके अतिरिक्त जो प्रत्याशी किसी राजनीतिक दल द्वारा दिए गए टिकट पर चुनाव लड़ रहा है वो उस दल को क्या करे कि अपने विरुद्ध चल रहे सभी आपराधिक मामलों की सूचना दें और इन दोनों सूचनाओं को ऐसा नहीं किया जाए कि सप्रेस करके दबा करके अपने पास रखा जाए, बल्कि इन सूचनाओं को पब्लिक डोमेन में लाने के लिए राजनीतिक दल की आधिकारिक वेबसाइट पर डाला जाना चाहिए और समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इनका प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। जब हमको आपको बीइंग एन मतदाता पता चलेगा कि हम जिनको वोट करने जा रहे हैं उनके ऊपर 10 मर्डर 12 मर्डर के मामले चल रहे हैं, तो हम आप यूजुअली हेजिटेट करेंगे और इसके कारण एक नैतिक दबाव भी पड़ेगा राजनीतिक दलों के ऊपर कि वो शुचितापूर्ण और ईमानदार प्रवृत्ति के लोगों को ही चुनावी टिकट दे। प्रत्याशियों का चयन सुप्रीम कोर्ट बताता है कि योग्यता और उपलब्धियों के आधार पर तय करिए, न कि उनके चुनाव में जीतने की संभावना पर तय करिए। जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो यूजुअली चुनाव आपको जीत जाते हैं और बड़े अच्छे अच्छे लोग भी आपको चुनाव नहीं जीत पाते हैं बिकॉज उनका कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होती है और चुनाव में वो धन बल का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। जैसे एक बहुत अच्छी बुक है यू कैन विन बाय मिस्टर शिव खेरा। एक समय पर उन्होंने भी अपना एक राजनीतिक दल बनाया था और दिल्ली से वो चुनाव लड़े थे और उनके आइडियाज बहुत ऑनेस्ट होते हैं। बुक भी पढ़ के यू कैन हैव सम आइडिया। बावजूद इसके वो 7 के 7 सीटों से उनकी जमानत जब्त हो गई थी, बहुत बुरे तरीके से वो हारे। इसके अतिरिक्त जानिए कि इस संबंध में राजनीतिक दलों द्वारा एक रिपोर्ट बनाई जाए और निर्वाचन आयोग को सबमिट की जाए कि इस चुनाव में मेरे इतने प्रत्याशी खड़े हैं, इनका ये पृष्ठभूमि है, इनकी शैक्षणिक योग्यता ये है और साथ में उनके ऊपर कोई आपराधिक मामले चल रहे हैं तो वो भी बतलाए जाए। अब इन चीजों को बतलाने के लिए, इन डायरेक्शंस को प्रोवाइड कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की शक्ति का स्रोत क्या है? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में हम आप आर्टिकल 50 जानते हैं जो शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित है कि किस तरीके से न्यायपालिका, कार्यपालिका और जो आपको विधायिका है उसके मध्य एक स्वस्थ संबंध होने चाहिए और ये आपस में इनका बहुत इंटरेक्शन ना हो, कोई एक दूसरे के कामों में बहुत दखल ना दे। तो इन दिशा निर्देशों के लिए न्यायालय को आर्टिकल 129 और 142 से शक्तियां प्राप्त होती हैं। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड या अभिलेख न्यायालय बताया गया है। कहने का मतलब यह है कि उसके निर्णयों को भविष्य में संदर्भ के लिए सुरक्षित रखा जाएगा और उसको अवमानना के लिए दंड देने की भी शक्ति होगी। अभिलेख न्यायालय कहने का मतलब यह है कि किसी भी जजमेंट को सुरक्षित रखा जाएगा और आगे भविष्य में उसका रेफरेंस लिया जा सकता है। कोई लॉयर बोल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील दे सकते हैं कि सर आज से 10 साल पहले एक ऐसा ही मामला आया था और उसमें चूंकि ऐसा फैसला दिया गया था तो इस मामले में भी ऐसा ही फैसला दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट नया फैसला भी दे सकता है और उस पिछले वाले आपको फैसले के आधार पर भी आपको बातें बता सकता है।
उसके अतिरिक्त आर्टिकल 142 बोलता है कि न्यायालय को पूर्ण न्याय देने की शक्ति है और इसके लिए जो भी जरूरी कदम होंगे वो आपको कोर्ट उठा सकता है। तो प्रीलिम्स के ये फैक्ट हैं आर्टिकल 129 और 142, इनको भी ध्यान में रखेंगे। कुछ डेटाज इस आर्टिकल में बताया गया है कि आपराधिक छवि वाले नेताओं की इस देश में क्या संख्या है। तो एक आपको एनजीओ है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, वो बताता है कि 2019 में आपराधिक छवि वाले नेताओं की संख्या कुल 19% थी जो कि सांसद बने थे या विधायक बने थे, और इसमें से 13% लोग ऐसे थे जो जघन्य अपराधों जैसे हत्या, दुष्कर्म, अपहरण आदि मामलों से संबंधित थे। ठीक है, तो ये अपने आप में बड़ा एक समस्या वाली बात है कि ऑलमोस्ट हर 8वें नेता के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हुए हैं जो हमको आपको विधानसभा में या संसद भवन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कई बार पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए राजनीतिक विद्वेष की भावना से युक्त होकर के भी मुकदमे दायर कर दिए जाते हैं, धरना प्रदर्शन वाले मुकदमे, राइट। तो उनको बहुत तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, लोकतंत्र का आधार ही आपको विरोध है। बट अगर किसी के ऊपर विरोध के नाम पर अगर आप किसी की हत्या कर रहे हैं, किसी को उठवा ले रहे हैं, तो इन चीजों को हम आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 2009 में लोकसभा के कुल सदस्यों में से लगभग 30% पर आपराधिक मामले दर्ज थे। 2014 में यह बढ़ के 34% हो गया और 2019 आते आते आपको 43% हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट आधे नेताओं के ऊपर बड़े संगीन आपको अपराध दर्ज हैं, राइट, या उनसे संबंधित मुकदमे दर्ज हैं। इसके अतिरिक्त निर्वाचन आयोग ने क्या बताया है कि देश में आपको कितने पंजीकृत राजनीतिक दल हैं, तो वो आपको ऑलमोस्ट 2700 हैं, जिसमें से 8 राष्ट्रीय दल हैं और आपको 52 राज्य स्तरीय दल हैं। और लगभग हर राजनीतिक दल में, चाहे वो राज्य स्तरीय दल हो या राष्ट्रीय दल ही क्यों ना हो, उन सारे दलों में आपको अपराधियों की भरमार है। 8 कौन कौन से राजनीतिक दल हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है? तो बहुजन समाजवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, एनसीपी जिसको बोलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और राष्ट्रवादी कांग्रेस है। इसके अतिरिक्त तृणमूल कांग्रेस है और सबसे लेटेस्ट किसको इंक्लूड किया गया है, तो नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में चुनाव लड़ने वाली एक पार्टी है नेशनल पीपल्स पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह भी आपको पता होना चाहिए, उसका चुनाव चिन्ह आपको बुक है। ठीक है, तो ये आपको 8 राजनीतिक दल हैं जिनको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है और ये भी प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन हो सकता है। इसके अतिरिक्त थोड़ा समस्या का इतिहास बताया गया है इस आर्टिकल में कि आरंभिक चरणों में क्या किया गया था। जब देश आजाद हुआ है तो राजनीतिक दलों द्वारा अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था और चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए इन अपराधियों का उपयोग मतदाताओं पर दबाव बनाकर मतदान व्यवहार को अपने पक्ष में करने के लिए किया जाता था। हालांकि ये बहुत आपको इनिशियल लेवल तक ही था, छोटे मोटे गुंडों को संरक्षण दिया जाता था, बदले में उनसे एक्सपेक्टेड होता था कि वो अपने मोहल्ले के 40-50 जो है सो कि आपको वोटर्स को डरा धमका के या जैसे भी आपके पक्ष में मतदान कराएं। लेकिन 1990 के बाद क्या देखने को मिलता है कि बड़े बड़े अपराधियों को भी राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि इन्हीं सारी चीजों को लेकर के वोहरा समिति बनाई गई जो कि अपराध और राजनीति के बीच साठगांठ की जांच करती है। बाद में क्या होता है कि अपराधियों ने स्वयं राजनीति में शामिल होने के प्रयास आरंभ कर दिए। भैया आपको पता चलेगा कि आपकी अमुक पॉलिटिकल पार्टी को जरूरत है तो बदले में आप भी डिमांड करेंगे कि ठीक है हम आपके लिए वोटिंग इंश्योर कराएंगे, बदले में हमको या मेरे क्लोज रिलेटिव्स को आपको क्या करना होगा कि टिकट देना होगा। और इस तरीके से राजनीति के अपराधीकरण के साथ साथ अपराधियों के राजनीतिकरण की प्रक्रिया भी आरंभ हो गई। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। आप मेंस एग्जाम में जितने खूबसूरत शब्द इस्तेमाल में लाएंगे उतने आपको बेहतर मार्क्स मिलेंगे। राजनीति का अपराधीकरण, दैट मीन्स कि राजनीति में आपको बहुत सारे क्रिमिनल्स घुसे चले आ रहे हैं, दैट इज योर राजनीति का अपराधीकरण। और दूसरा टर्म है अपराधियों का राजनीतिकरण, दैट इज बहुत सारे अपराधी स्वेच्छा से राजनीति की तरफ जा रहे हैं। उनको पता है कि एक बार चाहे आपने कितने भी मर्डर, कितने भी आपने किडनैपिंग कर रखी हो, लेकिन एक बार आप सांसद या विधायक बन गए तो
तो आप इस क्या होंगे कि न्यायपालिका से बहुत तरीके से सुरक्षित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण 1975 मामले में कहा था कि स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन भारत में लोकतंत्र का आधार है और अंततः यह संविधान के बुनियादी ढांचे का मूलभूत ढांचे का भाग होगा। प्रीलिम्स का फैक्ट हमको पता है कि केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आपको संविधान का एक मूलभूत ढांचा है जिसमें कोई भी सरकार आपको परिवर्तन नहीं कर सकती है, और इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामले में आपको सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि फेयर जो है सो कि इलेक्शंस भी संविधान के बुनियादी ढांचे का भाग है। 1971 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी जी ने हरा दिया था राजनारायण को, और उसके बाद राजनारायण साहब ने केस वगैरह फाइल किया। ये बड़े कद्दावर नेता रहे हैं जनता पार्टी के। आगे जाकर के 1977 के इलेक्शंस में ये हराते भी हैं इंदिरा गांधी को, और जो मोरारजी देसाई सरकार थी उसमें ये हेल्थ मिनिस्टर बनते हैं। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस वगैरह फाइल किया। पहले इलाहाबाद कोर्ट में ये केस चला, तो उसमें यही बताया गया, इन्होंने बोला कि ठीक है इंदिरा गांधी जी चुनाव जीती हैं लेकिन अनफेयर मीन्स इस्तेमाल में लेकर के वो जीती हैं। जैसे अपने निर्वाचन क्षेत्र के जो बड़े मैदान हैं जहां जनसभाएं आयोजित की जा सकती हैं, तो भारत की प्रधानमंत्री होने के नाते वो वैसे सारे बड़े चुनावी मैदानों को अपने लिए अलॉट करवा लेती थी, और हमको शहर के बाहर छोटे छोटे मैदानों तक का अलॉटमेंट होता था जहां तक मेरी जनता पहुंच भी नहीं पाती थी, और इस प्रकार से कोई फेयर वहां पे वोटिंग वगैरह नहीं हुई। एक और लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, दैट इज एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म बनाम भारत संघ 2002। इस मामले में ही सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि प्रत्येक प्रत्याशी क्या करेगा कि अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि, शैक्षणिक योग्यता तथा संपत्ति के बारे में विस्तृत सूचना घोषित करेगा, और अगर इसमें वो फेल हो रहा है या ऐसा लग रहा है कि वो गलत सूचनाएं प्रोवाइड करवा रहा है तो उसका निर्वाचन रद्द किया जा सकता है। पीयूसीएल बनाम भारत संघ 2013 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटा का ऑप्शन उपलब्ध करवाया, दैट इज नन ऑफ द एबव, कि अगर 10 प्रत्याशियों में से कोई भी प्रत्याशी आपको ईमानदार, आपकी समस्याओं को सुलझाने वाला नहीं लग रहा है, तो आप एक अलग विकल्प नोटा दैट इज नन ऑफ द एबव को भी टिक कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या निर्दलीय उम्मीदवार से खुश नहीं है। एक सबसे लैंडमार्क जजमेंट देते हुए लिली थॉमस बनाम भारत संघ 2013 मामले में शीर्ष न्यायालय ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 84 को असंवैधानिक घोषित किया, और बताया कि कोई जनप्रतिनिधि किसी आपराधिक मामले में अगर दोष सिद्धि की तिथि से अयोग्य हो जाएगा, और ऐसे प्रतिनिधियों को संरक्षण देने वाली विधि का निर्माण किसी भी कीमत पर नहीं किया जा सकता है। दैट मीन्स कि लिली थॉमस मामले में क्या बताया गया है ना कि ठीक है आपके ऊपर केस वगैरह चल रहा है, दैट इज एन अनदर इश्यू, लेकिन जिस दिन आप सजायाफ्ता हो गए, अगर उस मामले में फैसला आ गया, तो एक क्रिमिनल आदमी को संसद या विधानसभा में बैठने को अलाउ नहीं किया जा सकता है, और तत्काल प्रभाव से आपकी विधायकी या आपका जो है सो कि संसदीय सदस्यता आपकी रद्द हो जाएगी। इसके अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाम जन चौकीदार 2013 मामले में यह भी बतलाया गया कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस की वैध हिरासत में है तो उसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62 के तहत मतदान देने का अधिकार नहीं होगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 325 में बताया गया है कि किसी को आप धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, लिंग आदि के आधार पर वोटिंग से रोक नहीं सकते हैं। हाउएवर, अगर आप कोई हार्डकोर क्रिमिनल हैं और अगर राज्य तंत्र को ऐसा लग रहा है कि आपके खुले घूमने से राज्य में निष्पक्ष निर्वाचन जो है सो कि वो दुष्प्रभावित हो सकता है, तो आपको डिटेन किया जा सकता है, आपको वैध हिरासत में लिया जा सकता है, और उस समय पर आप आर्टिकल 325 का दुहाई नहीं दे पाएंगे कि हमको भी वोटिंग करना अलाउ किया जाए। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आपको तो वोटिंग के लिए अलाउ कर दिया जाए, लेकिन इलाके के 1000-2000 लोगों को आप वोटिंग करने से रोक दे। इसके अतिरिक्त लोक प्रहरी बनाम भारत संघ 2018 मामला है, उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड योजना आरंभ की गई,
और उसमें बताया गया कि जो भी चुनावी चंदा आ रहा है उसको कैसे हम आप पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से आप इंश्योर कर सकते हैं। जो भी चुनावी चंदा है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा आपको लेना है और इसमें देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। एसबीआई के थ्रू ये आपको इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए जाते हैं और एक बार ये बॉन्ड खरीद करके आप अपनी पसंद की पार्टी को क्या कर सकते हैं कि गिफ्ट कर सकते हैं, उनको चंदा दे सकते हैं। इसी आर्टिकल में कुछ अपराधीकरण के कारण भी बताए गए हैं कि कैसे राजनीति का अपराधीकरण क्यों हो रहा है। और भी तमाम आपको रीजंस हो सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम इसी आर्टिकल के आधार पर आपको बातें बता रहे हैं। सबसे पहले तो नागरिकों और शासन प्रणाली के बीच की बढ़ती खाई इसके लिए जिम्मेदार है। अब शासन तंत्र अगर अपना काम, जो एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यपालिका है या विधायिका है, वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाता हो, आम नागरिकों के लिए न्याय को सुलभ नहीं करवा पाता हो, तो लोग क्या करते हैं कि इलाके के छुटभइये या बड़े गुंडे की शरण में जाते हैं कि सर मेरा वहां पे वो काम रुका हुआ है। और एक जो गुंडा होता है वो क्या करेगा, ऐसा आपराधिक प्रवृत्ति का कोई आदमी होगा, वो अपने वर्चस्व का, अपने प्रभाव का इस्तेमाल में ला करके आपको तत्काल राहत दिलवा देगा। लेकिन लॉन्ग रन में उसके अंदर ये टेंडेंसी डेवलप हो जाएगी कि वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल राजनीतिक कार्यों के लिए करे और धीरे धीरे वो राजनीति की तरफ उन्मुक्त होता चला जाता है, वो राजनीति में धीरे धीरे एंटर कर जाता है। तो अपराधीकरण अगर रोकना है तो कार्यक्रमों का सही और सटीक क्रियान्वयन कर दीजिए, सबके लिए समुचित न्याय उपलब्ध करा दीजिए, आप देखेंगे कि अपराधीकरण रुक रहा है। और राज्य के जो विभिन्न भाग हैं और नागरिकों के अधिकारों के बीच असंतुलन अगर हम आप कम कर देंगे तो चीजें हमारी बहुत बेहतर हो जाएंगी। इसी के लिए आरटीआई या सिटीजन चार्टर वगैरह जैसे मैकेनिज्म हमको आपको इस्तेमाल में लाने चाहिए। यहाँ देश के आम नागरिक को पता ही नहीं है कि मेरा अमुक काम किस विभाग से होगा, किस मंत्रालय से होगा, तो सिटीजन चार्टर आगे बढ़ करके जो सरकारी आपको विभाग हैं वो उद्घोषणा करते हैं, अपने ऑफिस के सामने एक बोर्ड लगाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रचार प्रसार करते हैं कि जनता के ये जो वेलफेयर के काम है वो मेरे ऑफिस से किए जाते हैं और इसके लिए आपको मेरे पास आने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त जो पश्चिमी उपभोक्तावाद है उसमें भ्रष्टाचार में वृद्धि की और भ्रष्टाचार में वृद्धि करने के कारण ही व्यक्तिगत शक्ति प्राप्त करने की मनसा बढ़ी है लोगों की। इसके कारण लोग सत्ता लोलुप हो रखे हैं, उनको सत्ता बहुत वो एंजॉय करने लगे हैं और ये इन प्रकार इन कारणों से वो सत्ता में आना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अब व्यक्तिगत हितों को राष्ट्रीय हितों के ऊपर वरीयता दी जा रही है। बोफोर्स घोटाले से लेकर के जितने घोटाले हम आप जानते हैं वो कोई गरीब आदमी नहीं करता है, बल्कि जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वही लोग इन कामों में संलग्न होते हैं। कहने का मतलब ये है इन शॉर्ट कि निर्वाचन में सफलता के लिए धनबल और बाहुबल के प्रयोग में वृद्धि हुई और इससे राजनीति के अपराधीकरण से अंततः अपराधियों के राजनीतिकरण को भी प्रोत्साहन मिला। तो ये एक फीडबैक साइकिल की तरह से है, एक विशेष साइकिल है। पहले राजनीति ने अपराधियों को बढ़ावा दिया और अब अपराधी क्या कर रहे हैं कि राजनीति में एंटर करके वहां का जो भी राजनीतिक माहौल है वो खराब कर रहे हैं। इसकी हानि क्या है? सामाजिक सौहार्द और समन्वय के लिए हानिकारक है। इसके अतिरिक्त अच्छे उम्मीदवार जीत नहीं पाते हैं जो एक्चुअली में जनता के बेटरमेंट के लिए अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा उनका शैक्षणिक स्तर है, जनता के मुद्दों की उनके पास बेहतर समझ है, उनको छोड़ करके अगर हम आप अपराधियों को चुनेंगे तो वो एक पर्टिकुलर अपने ग्रुप को ही लाभ पहुंचा रहे होंगे जो कि लॉन्ग रन में भारतीय राजनीति के लिए बेहतर नहीं है। एक और बात क्या है कि अगर क्रिमिनल माइंडसेट के लोग ही संसद भवन और विधानसभा में भर जाएंगे तो चूंकि संसद और विधानसभा को कानून बनाना होता है, ऐसे में अगर अपराधी लोग ही विधि निर्माण के कार्य में संलग्न होंगे तो विधि के शासन की जो आपको व्यवहारिकता होगी वो संदिग्ध हो जाएगी। दैट मीन्स अगर कोई क्रिमिनल आदमी कानून बना रहे हैं तो उनको हम आप क्यों माने, बिकॉज उन आदमियों ने भी कभी ना कभी आपको कानूनों को तोड़ करके ही वो अपराधी बने हैं, तो उनके बनाए हुए जो कानून होंगे उनकी वैधता, उनको कैसे लेजिटिमाइज किया जा सकता है, ये भी सोचने का इश्यू होगा। सुधार के उपाय क्या हो सकते हैं? वीरप्पा मोइली साहिब का जो सेकंड ARC है 2005 का, वो बताता है कि नेताओं की जवाबदेही बढ़ाने के लिए जैसे ब्रिटेन में आपको एथिक्स कमिश्नर कार्यालय है वैसे ही कुछ व्यवस्था भारत में होनी चाहिए।
न्यायालय इन चीजों को बेहतर इंश्योर कर सकती है, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टी तो शायद नहीं करना चाहेंगी। उनकी जो राजनीतिक समझ या राजनीतिक मंशा है वो थोड़ी संदिग्ध है। कोई भी आदमी चुनाव ही जीतना चाहता है तो वो अपने क्रिमिनल नेताओं को कितना कंट्रोल करेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो बेहतर है कि न्यायालय की देखरेख में कुछ जवाबदेही समितियों का गठन किया जाए, जो कि वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करके अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को राजनीति से बाहर करें। इसके अतिरिक्त केंद्र और राज्य स्तर पर भी आपको राजनीतिक जवाबदेही प्राधिकरण की स्थापना की जा सकती है, और इसमें विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज की भागीदारी होगी, और खुद से वो इंश्योर कर रहे होंगे कि हमारी सबकी पार्टियों से आपराधिक प्रवृत्ति के लोग चुनाव न जीतें। इसके अतिरिक्त लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी मतदाताओं के ऊपर है कि वो क्रिमिनल माइंडसेट वाले लोगों को या क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों को वोट ना करें। और इसके लिए निर्वाचन आयोग, न्यायालय या और तमाम जो भी आपको जिम्मेदार तंत्र हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आम जनता तक पहुंचाया जा सके ये इंफॉर्मेशन कि वो आदमी क्रिमिनल माइंडसेट का है। और अगर मतदाताओं को लगे कि भैया यहाँ पर कोई भी अच्छा कैंडिडेट नहीं है तो बड़ी संख्या में नोटा दबाएं, ताकि राजनीतिक दलों को भी एक मैसेज मिले कि अगर वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को लेकर के आएंगे तो उनको अब अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। तो ये एक आर्टिकल था जो आज के न्यूज़पेपर में आया था। कहीं ना कहीं आपसे मेंस वगैरह में एक क्वेश्चन बनता है, इसके आधार पर एक क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं 250 से 300 शब्दों में। इसी आर्टिकल के आधार पर लिखने का प्रयास करिएगा। आंसर आपका फैक्चुअल प्लस एनालिटिकल दोनों होना चाहिए, और जिसमें आप एनालिटिकल बातें भी सूक्ष्मता से बताएं और अपनी बातों को सपोर्ट करने के लिए आपके पास फैक्ट्स वगैरह भी हो। क्वेश्चन है कि राजनीति को अपराधियों से मुक्त रखने के लिए न्यायपालिका द्वारा किए गए प्रयासों की विस्तार से चर्चा करें, साथ ही इस समस्या के निराकरण के लिए नवीन सुझाव भी दें। डिस्कस इन डिटेल द एफर्ट्स मेड बाय द जुडिशरी टू कीप पॉलिटिक्स फ्री फ्रॉम द क्रिमिनल्स, ऑल्सो गिव सम इनोवेटिव सजेशंस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो ये एक क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करना चाहें तो कर सकते हैं 250-300 शब्दों। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो